नमस्कार, द हिस्टोरिका चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं सावन कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम टॉपर स्टॉक की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें बीएचयू बीएड के जितने भी टॉपर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनसे आपकी जितनी भी डाउट्स है वो पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं बीएचयू बीएड में सामाजिक विज्ञान की जो डिसिप्लिन होती है, जो शाखा होती है, उसके टॉपर राम गोविंद जी। आज हम इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो भी विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान जिनका पेपर रहा है, इतिहास ऑनर्स रहा है, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स रहा है और आप बीएचयू जैसे संस्थान में आना चाहते हैं, यहाँ के बीएड में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, इन्होंने अपनी तैयारी किस तरह से की, किस तरह से इन्होंने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अब राम गोविंद से बात करते हैं। आइए हम आपको राम गोविंद जी का परिचय कराते हैं। राम गोविंद जी। जैसा कि सावन भाई ने बताया कि मेरा नाम राम गोविंद है, मैं सोनभद्र ज़िले से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया है और बीएड अभी कर रहा हूँ। तो आपकी जो पढ़ाई मैट्रिक और इंटर ये सब कहाँ से हुई थी? मेरी मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई अपने गांव से ही हुई थी। यूपी बोर्ड से हुई थी? हाँ, यूपी बोर्ड से। जी बिल्कुल। बीएचयू से एमए करना अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है। जैसा अभी आपने बताया कि आपने बीएचयू से बीए किया, तो क्या आपने बीएचयू में अपने सब्जेक्ट जो थे, आपके विषय थे, उसके एमए की एंट्रेंस एग्जाम दी थी? हाँ जी, हाँ मैंने दी थी। उसमें क्या रैंक रहा था आपका? 23rd रहा था। इतनी अच्छी रैंक थी आपकी उसमें, और फिर यूपी बीएड के भी ऑप्शंस थे, फिर क्या वजह रही कि आप उन सबको छोड़कर यहाँ बीएचयू बीएड की तरफ रुख किया, आपने यहाँ पर आए? मेरा उसमें 23rd रैंक रहा था, लेकिन मैं लास्ट टाइम में डिसाइड कर चुका था कि मुझे बीएचयू बीएड ही करना है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। बीएचयू बीएड करने के बाद आप टीचिंग लाइन में अच्छे से कहीं भी एक कैरियर स्टेबिलिटी है। हाँ, आप एक कैरियर स्टेबिलिटी कर सकते हैं आसानी से। अच्छा। और एमए के बाद थोड़ा सा करियर लंबा हो जाता और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक मुद्दा है, जिसके कारण मैंने इसी को सेलेक्ट किया। जी। और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी आपकी रुचि है, पढ़ने हाँ, मुझे पढ़ाने में बहुत रुचि है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। जी बिल्कुल। कि राम गोविंद जी, अक्सर हमने भी क्वेश्चन देखा है जो पिछले बीएचयू के हैं और बहुत से प्रतिभागी भी, उनमें उत्सुकता बनी रहती है जिन्होंने कभी नहीं दिया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने ये देखा कि 2 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमारे दर्शक होंगे वो जानते होंगे पिछले टॉपर्स में। तो आप ये हम जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। वो 70 क्वेश्चन वाले प्रश्न, 70 प्रश्न वाले खंड कैसे होते हैं, 30 प्रश्न वाले खंड कैसे होते हैं, जरा हमारे दर्शकों को इस विषय में बताइए। जैसा कि सबको पता है कि इसमें 2 सेक्शन होता है जी, ए और बी। जी। और पहले सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और न्यू एजुकेशन सिनेरियो ये सब आता है। और सेकंड सेक्शन में सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब जिस डिसिप्लिन के आप हैं। हाँ, और कॉमर्स और गृह विज्ञान ये सब आता है। तो आपने तैयारी कैसे की? जैसे पहले सेक्शंस के लिए क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए? हाँ, पहले सेक्शन के लिए मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन किया था जी, बीएचयू एंट्रेंस क्विज के नाम से जी। उससे किया। और न्यू एजुकेशन सिनेरियो के लिए यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखा जी। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व किया जी। इससे हमको थोड़ा आइडिया लग गया, इससे इसको सॉल्व कर दिया। और वो जो सेक्शन था इसमें 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं उससे। उसके लिए बेसिकली मैंने एनसीईआरटी को पहले फॉलो किया था जी। और उसके बाद मैंने लूसेंट की एक बुक आती है उसको फॉलो किया था। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जी। हाँ, माइक्रो और मैक्रो दोनों आती है, समष्टि और व्यष्टि। हाँ, जब समष्टि और व्यष्टि, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वो काफ़ी यूज़फुल होता है। और इसके बाद मैंने इतिहास और भूगोल के लिए ये तो मेरा कोर सब्जेक्ट था, मैंने बीएचयू से पढ़ा था, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको लूसेंट से और पिछला अपना जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर लिया, इससे मेरा काम हो गया। राजनीति शास्त्र के लिए कौन सी किताबें होनी चाहिए? हाँ, राजनीति शास्त्र के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं जी। और एक अरिहंत की बुक आती है जी, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे भी राजनीति शास्त्र आसानी से कवर हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी राम गोविंद जी ने बताया कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है ये काफ़ी मूल्यवान होगा। हम इसी सीरीज में इनसे कुछ और भी प्रश्न करेंगे। राम गोविंद जी, जैसे मैं आपसे एक और भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये अभी जो बीएचयू बीएड का एग्ज़ाम होता है, जो एनटीए लेती है, इसमें 10 करीब तक, अधिकतम 10, मिनिमम 8 भी हो सकते हैं, 8 से 10 प्रश्न जो होते हैं वो शिक्षण क्षमता से होते हैं, मतलब जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हैं। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? किस तरह किन किताबों का आपने सहारा लिया? और हमारे जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि उन्हें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा आप इफेक्ट डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जरा इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए।
इसके लिए आप पहले लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर जी देखिए। बिल्कुल, क्वेश्चन बैंक। हाँ हाँ, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो क्विज ट्राई कीजिए। जी। और इसके बाद एक अरिहंत की बुक आती है जी। BHU BEd के नाम से, उसमें उसमें भी हाँ, प्रश्न दिए उसमें भी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप एक टीचर की तरह सोचिए। मेंटेलिटी आपकी हाँ, टीचर आपकी की तरह मेंटेलिटी वैसी होनी एक चाहिए। इस सिचुएशन में टीचर क्या हाँ, करेगा? इस सिचुएशन में टीचर क्या कर सकता है। अब इसके बाद आप डिसाइड कीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस सेक्शन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके मेरिट को तय कर सकते हैं। राम गोविंद जी, एक बहुत ही बच्चों के मन में उत्सुकता रहती है कि इतने बड़े संस्थान में, आप तो पहले भी यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नए नए आते हैं उन्हें ये रहता है कि यहाँ की, या फिर जो यहाँ के बच्चे भी पढ़े हैं, उन्हें एक उत्सुकता बनी रहती है कि बीएड की जो कक्षाएं होती हैं वो कैसे चलती हैं। जैसे अभी तो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ऑनलाइन कक्षा का जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है जो, वो कैसा रहा। बहुत सारे बच्चे यहाँ जो आते हैं उनके मन में ये भी सवाल होता है कि यहाँ जब हम बीएड की तैयारी करेंगे तो यहाँ कितना ज़्यादा वर्कलोड दिया जाएगा, क्या इसके साथ वो अपनी दूसरी कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस विषय में भी हमारे दर्शकों के कुछ डाउट्स हैं, थोड़ा उसे क्लियर कीजिए। हाँ, देखिए, मैं यहाँ पहले जब आया था बीएड के लिए तो मुझे पहले बताया गया था कि आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको कोई भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। मतलब कैसा मीन्स ऑप्शन? हाँ, कोई भी टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेरा ऑनलाइन इस समय पढ़ाई हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि इसके साथ थोड़ा बहुत अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन है ये। हाँ, और इसके बाद हम बात करें यहाँ की प्रोफेसर कैसा पढ़ाते हैं, तो प्रोफेसर लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसके माध्यम से हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। और प्रोफेसर होते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास काफ़ी इंटरेक्टिव होती है। प्रोफेसर लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं जी। क्लास काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, मतलब लोग आपस में बातचीत कर हाँ, सकते हैं। 2 वे कन्वर्सेशन टू वे कन्वर्सेशन, मतलब प्रोफेसर आपको मौका देते हैं बताने के लिए। हाँ हाँ, पूरा मौका देते हैं जी। और लड़के भी क्वेश्चन पूछते हैं और प्रोफेसर प्रोफेसर लोग, पूछने की आज़ादी रहती है। हाँ, पूरी आज़ादी रहती है जी। और आप आसानी से पूछ सकते हैं और वो पूरे शालीनता के साथ उत्तर देते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है, कोई नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन्हें एक डर रहता है कि पता नहीं प्रोफेसर हमारे बारे में किसी प्रश्न को लेकर क्या सोचेंगे। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि आपके प्रश्न थोड़े उस तरह, या किसी भी तरह के प्रश्न पूछने की आपको आज़ादी होती है? क्या प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी मिल जाती है आपको? हाँ हाँ, यहाँ पे प्रश्न, आप कोई भी डाउट आपको हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप बेझिझक होकर प्रोफेसर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी। और फिर कक्षा का माहौल कैसा रहता है? कक्षा का ये काफ़ी माहौल, खुशनुमा रहता है या फिर एक अलग तरह की बोरियत सी फील होती है आपको? नहीं, कक्षा का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 2 वे कन्वर्सेशन होता है और जिससे स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। हाँ, इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिंग रहता है। तो जैसा आपने देखा कि आपको अगर ऐसे कुछ समस्या, ऐसे कुछ डाउट्स हैं कि यहाँ के जो क्लासेज होती हैं वो बहुत बोरिंग होती हैं, सिर्फ टीचर ही लेक्चर देते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है। यहाँ की क्लासेज 2 वे में होती हैं, सभी हम राम गोविंद जी ने बताया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है और इंटरेक्टिव भी होती है। आपको भी मौका मिलता है और प्रोफेसर आपसे काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। जी। तो राम गोविंद जी, जैसा कि हम तो अभी राम गोविंद जी के हॉस्टल में हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ किन किन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिलता है? क्या सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिल जाता है, या फिर एक कैसे अलॉटमेंट होता है? और यहाँ फिर खाने पीने की क्या व्यवस्था है? क्या वो हॉस्टल में ही है या बच्चों को बाहर जाना पड़ता है? फिर ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं? इन सब पर भी ज़रा सा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे हॉस्टल सारे स्टूडेंट को मिलता है जिनका यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। हाँ, एडमिशन हो चुका रहता है, सबको मिलता है। और रही बात हॉस्टल में फैसिलिटी की, तो हॉस्टल में सारी फैसिलिटी है सिवाय वाईफाई के। अच्छा। यहाँ पे वाईफाई उपलब्ध नहीं है और वाईफाई अभी नहीं लगा है? हाँ, अभी नहीं लगा है, इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अच्छा। अभी इस पर डीन कंसिडर करेंगे। जी। और ये मेस क्या हॉस्टल के अंदर है मेस? हाँ, मेस हॉस्टल के अंदर है। जैसा BHU के हर हॉस्टल में मेस की सुविधा होती है, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ भी है। और खाने का मतलब जो खाना पीना दिया जाता है मेस में, वो कैसा होता है? मेस में खाना पीना काफ़ी अच्छा होता है। जैसे हमारे कई दर्शक तो ये जान चुके हैं कि जो पेमेंट होती है हॉस्टल की, वो तो पता है उन्हें चल भी गया है, वैसे कितनी होती है, कितनी लगती है हॉस्टल की पेमेंट? हॉस्टल की पेमेंट 4750 रुपये लगती है। और ये 6 महीने की होती है या साल भर की होती है? ये साल भर की होती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि BHU BEd सेमेस्टर पे चलता है, एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होता है, तो उसी लिए मैं पूछ रहा था। और ये मेस चार्ज कितना लग जाता है खाने का? मेस चार्ज औसतन पर मंथ 3200 से 3400 रुपये हो जाता है। जी, 3200 से 3400 हाँ, लगभग उतना हो जाता है। जी।
और खाना भी अच्छा मिलता है। खाना भी अच्छा मिलता है और यहाँ पे कैंटीन भी इस समय चालू हो चुका है जी, जो काफ़ी अच्छा है। और जब बच्चे ऑफलाइन आएंगे तो और भी सुविधाएं बढ़ेंगी। हाँ, बच्चे और जब ऑफलाइन हो जाएगा तो और सारे स्टूडेंट आएंगे तो सुविधाएं और भी बढ़ेंगी। और मेस का माहौल कैसा रहता है खाने के वक्त में? क्या सभी लोग मिलजुल के खाते हैं? हाँ, मेस का वक्त माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंस के आराम से खाते हैं। और ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इसका क्या व्यवस्था होती है? हाँ, क्या दोनों चीज़ें दी जाती हैं? हाँ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें दी जाती हैं। हाँ, और जो वेजिटेरियन है उसके लिए अलग से कुर्सी मेज लगा दिया जाता है। अच्छा। और जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए अलग से लगा दिया जाता है। जी, वह मैं दर्शकों को बता रहा था कि आप में से अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उन्हें चिंता नहीं करनी है, मेस में उसकी व्यवस्थाएं हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जो BHU B.Ed होता है उसमें कई तरह के डिसिप्लिन होते हैं। जो विषय आपने ऑनर्स लेवल पे पढ़ा होता है उस विषय को आपको BHU में चुनना पड़ता है, B.Ed में चुनना पड़ता है। ये 6 तरह की होती है, गणित होता है, सोशल साइंस होता है, भाषा वर्ग होता है। तो हमारे साथ चूँकि सामाजिक सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी जिसे आप कहते हैं उस वर्ग के टॉपर्स बैठे हुए हैं। तो जो विद्यार्थी जिनका कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इत्यादि ऑनर्स रहा है और जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनकी लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम अपने टॉपर से जानेंगे। तो राम गोविंद जी, आप जैसा जान ही रहे हैं कि हम सब जान रहे हैं कि काफ़ी टफ कंपटीशन है यहाँ आने के लिए, चूँकि आगे फीस भी कम है और जो आपने बताया शिक्षण का स्तर काफ़ी इंटरेक्टिव है। तो बहुत सारे बच्चों की लालसा रहती है यहाँ आने के लिए, लेकिन इसके लिए जो इतना टफ कंपटीशन है जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा है ना, नेक टू नेक फाइट है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को कि कौन सा मिस्टेक वो ना करें, उनकी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे वो लगातार अपनी सफलता पा सकें और यहाँ के मेरिट लिस्ट में आ सकें? देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो सच में काफ़ी टफ होता है। बिल्कुल। अगर आप, हमको लगता है 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप 65 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जी बिल्कुल। और आप जब क्विज लगाते हैं या फिर रिवीजन क्विज लगाते हैं तो आपका जहाँ भी मिस्टेक होता है उसको देखिए और उस चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा ही क्लियर होंगी। तो कौन सी मिस्टेक है जो आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स ना करें? हाँ, तो वही कि जहाँ उनको गलती हो रही है उस चीज़ को देखें और उस चीज़ को बार बार रिवाइज करें। और जो पोर्शन उनका कमज़ोर है, जैसे बहुत बच्चों का इकोनॉमिक्स कमज़ोर होता है, कॉमर्स कमज़ोर होता है, तो उस पर कुछ ज़्यादा फोकस करें। तो इससे अपनी कमियों को ढूंढ लें और उन पर मेहनत करें। हाँ, अपनी कमियों को ढूंढें और उस पर काफ़ी मेहनत करें तो ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक किया जा सकता है। जो हमारे दर्शक होंगे वो ये देख रहे होंगे, उन्होंने अगर सीरीज देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि हमारे सारे टॉपर्स ने रिवाइज पर जोर दिया है। तो प्लीज़ आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो बिल्कुल रिवाइज को कतई ना भूलें। चूँकि हमने चर्चा राम गोविंद जी के साथ की, मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी सारी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। तो अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सफलता इन्होंने इतनी बड़ी प्राप्त की, इसका श्रेय ये किसे देना चाहते हैं? राम गोविंद जी। सफलता का श्रेय निश्चित तौर पे अपने माता पिता को और अपने फ्रेंड्स लोग को देंगे। हाँ, और फ्रेंड्स लोग इसमें मेरी काफ़ी मदद किए और उन लोगों के साथ मैं डिबेट करता, क्वेश्चन नहीं आता उसको सॉल्व करता, बार बार उनसे पूछता। काफ़ी सहयोगात्मक रवैया रहा उनका। आपस में काफ़ी सहयोगात्मक रवैया रहा जिससे हमको काफ़ी मदद मिली। और BHU का जो UG का सिलेबस था वो काफ़ी इससे मिलता जुलता था। तो मैं जब इसका प्रिपरेशन कर रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो चुकी थी। अच्छा। तो जिससे मैंने आसानी से बाद में मुझे सुविधा हुई और आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली। हाँ। तो कि जैसा कि आप सबों ने देखा कि हमने राम गोविंद जी के साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद राम गोविंद जी आपका। आपने हमारे दर्शकों का काफ़ी जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान किया और सबसे बड़ी बात आपने उन्हें ये भी बताया कि यहाँ के मेस में नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है। इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। हम BHU B.Ed से जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जो भी चीज़ डाउट्स आप देंगे, हम उनका एनालिसिस करेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे और उसके आधार पर जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से हम B.Ed के टॉपर्स से बात करेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे और आपके सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तरीका चैनल आपके लिए ऐसे ही तमाम टॉपर्स के वीडियोस लाता रहेगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर करता रहेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।